ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो देखा हमने। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स के लॉ को ओबे करता नहीं है। उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डिवीजन वाला सॉल्यूशन और एक नेगेटिव डिवीजन वाला सॉल्यूशन। तो अब हम नेगेटिव डिवीजन की बात करेंगे। सॉल्यूशन विच हैव लोअर वेपर प्रेशर देन आइडियल कंडीशन शोज नेगेटिव डिविएशन। अब ये नेगेटिव डिविएशन कब होगा, बराबर। सॉल्यूशन विच हैव लोअर वेपर प्रेशर then ideal solution shows negative deviation। चलो, नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलेगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी वो हमें देखना है। चलो समझो, हमारे पास दो कंपोनेंट है, ये है ए, बराबर, उसमें सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये है बी, इसमें सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसमें याद करो हमने जो आगे देखा, समझो कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, समझो कि ये सॉल्यूट का काम कर रहा है, और दोनों को मिला दिया जाए तो पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन था, सॉल्यूट सॉल्यूट था, अब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट पर भी अट्रैक्शन हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो अगर attraction force between solvent and solvent or attraction force between solute and solute molecules, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन हो, या तो फिर सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जितना अट्रैक्शन हो, अगर उससे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके बीच में हो जाए, अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, मतलब ए एंड बी के बीच में। तो इसका मतलब ए और ए के बीच में जितना अट्रैक्शन है, या तो बी और बी के बीच में जितना अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा ये अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्या होगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मोर, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मोर अट्रैक्शन फोर्स अगर प्रोड्यूस हो गया तब जाके नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। चलो याद करो क्या ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, इस तरह से था, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ इस तरह से था और इसका ग्राफ इस तरह से था, याद है कि नहीं, ये था P02 और ये है P01। एक्चुअली थियोरेटिकली या तो बोले अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 होनी चाहिए, और ये कितनी होनी चाहिए, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 होना चाहिए, तब जाके वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और ये हमारा P होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, P1 नॉट x1 प्लस P नॉट 2x2 होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, देखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन, मतलब दोनों कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांगली हो रहा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो सोचो अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर
वो लिक्विड फेज छोड़ के वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा और वो आइडियल कंडीशन से तो वेपर प्रेशर कम ही हो जाएगा, मतलब P1 इतना होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ पे ही एक्चुअली P1 हो जाएगा। P2 इतना होना चाहिए, थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं, वो ये हो जाएगा। अब ये दोनों रिड्यूस हुए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि P एक्चुअली ये मिलेगा। तो बात समझ में आई। नेगेटिव डिविएशन मतलब कि सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर आइडियल कंडीशन से लो हो, ऐसा कब होगा, जब एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो वो इजीली फेस चेंज करेगा नहीं, मतलब वेपराइजेशन कम हो जाएगा। क्लियर सबको, याद होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलो बताओ। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी यहाँ पे, सॉरी पहले तो हम ये देख लेते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, P1 लेस देन, याद करो P1 नॉट x1, वही P2 लेस देन P02 x2, और ये लेस देन हो गया तो P इज लेस देन P1 नॉट x1 प्लस P02 x2 हो जाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंथैल्पी of mixing, that is mixing, चलो क्या था यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, या तो फिर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगा, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मिक्सिंग इज नेगेटिव, दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0। इसका मतलब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक, बात देखते हैं बाद में। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। अब ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे तब जाके समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। फिर से समझ लो, नया अट्रैक्शन फोर्स जो बनने वाला है वो स्ट्रॉन्गर है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। चलो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म यानी Cl, ठीक है। दो क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, बराबर। क्लोरोफॉर्म कैसा है, क्लोरोफॉर्म इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसके बीच में, दो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो एक सबसे वीक वाला कौन सा होता है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे दोनों के बीच में वीक फोर्स है, दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है, वीक फोर्स है, ठीक है। ये दोनों के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स है। अब एसीटोन क्या होता है, एसीटोन अभी हमने देखा, एसीटोन क्या है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O,
CH3 C डबल बॉन्ड O। फिर से ये पोलर मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इसका मतलब इसके बीच में जो डाइपोल है, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया जाए तब क्या होगा? दोनों को अगर मिक्स किया जाए तब क्या होता है? तब ये हाइड्रोजन Cl और ये एसीटोन का ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, वो वाटर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है और डाइपोल से भी स्ट्रॉन्ग है। तो समझो कि पहले अट्रैक्शन कम था, जब ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज ही हो रहा है ना, इसीलिए तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है? लेस देन नेगेटिव हो रहा है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा क्योंकि इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्यों नेगेटिव है, क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? चलो सोचो, वीक बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, सबको मालूम है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पे तो दोनों बॉन्ड कैसे है? वीक ही है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ भी जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उससे ज़्यादा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसीलिए डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल दूसरा भी है, फिनॉल प्लस एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो कि इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और वो कौन सा डिवीजन शो करेगा? नेगेटिव डिवीजन शो करेगा, ठीक है, कॉपी कर लो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप मिक्सचर। लेकिन एजियोट्रॉप समझे उससे पहले हमें जियोट्रॉप मिक्सचर समझना पड़ेगा। जियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है? ओके, बाइनरी solution which have different composition in liquid phase and gaseous phase. Binary solution which have different composition in liquid phase as well as in gaseous phase. Further, okay, this solution or composition of that solution, okay, and component of this solution can be separated by fractional distillation. समझो क्या लिखा है? बाइनरी सॉल्यूशन विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन गैसियस फेज, एंड दिस component of this solution can be separated by fractional distillation.
इसका मीनिंग क्या है? अगर ये समझ में आ गया तो एजियोट्रोप समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। सपोज यहाँ पे इसको x1, इसके मोल को x1, मोल फ्रैक्शन को इसको x2, वाटर के मोल फ्रैक्शन है सपोज 0.7 और इसका मोल फ्रैक्शन है 0.3। कहाँ पे? ये कौन सा फेज है? लिक्विड फेज, सॉल्यूशन फेज, जो भी बोलो, ठीक है। लिक्विड फेज में कंपोजिशन ये है। अब सोचो, इसके ये दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट है, इसका मतलब वेपर भी तो बनेगा, तो यहाँ पे वेपर भी होगा, दोनों का वेपर होगा, बराबर। नॉर्मली इथेनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल मतलब वेपर फेज में इथेनॉल, वेपर फेज में इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन y2 और वेपर फेज में वाटर का मोल फ्रैक्शन है y1। सपोज y1 हो गया 0.4 और ये हो गया 0.6। क्यों? क्योंकि इथेनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर, तो डेफिनेटली वेपर किसका ज़्यादा होगा? इथेनॉल। तो ये जो सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में भी कंपोजिशन दोनों का सेम नहीं है, जबकि वेपर फेज में भी सेम नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जियोट्रॉप मिक्सचर बोलेंगे। और क्या लिखा है? एंड कंपोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जरा सोचो, अगर यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लगा दूँ और इसको बॉईल करूँ, तो सोचो कि पहले किसका वेपर आएगा? तो डेफिनेटली जिसका वेपर ज़्यादा होगा वही वहाँ पहले बाहर आएगा। तो इसमें इथेनॉल के वेपर ज़्यादा होगा तो इथेनॉल पहले आएगा। या तो कह सकेंगे ये जो भी लिक्विड या कुछ भी मिला उसमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन x2 अब 0.9 और x1 बहुत कम 0.1, ऐसा सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेपराइजेशन, वेपर किसकी ज़्यादा है? इथेनॉल की। फिर से इसको डिस्टिल करो तो आपको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका डिस्टिलेशन हो सके, जिसमें से कंपोनेंट को अलग किया जा सके। अब ऐसा कब पॉसिबल हो? कि तब जब वेपर फेज में दोनों का कंपोजिशन सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे 0.4, जिसका ज़्यादा वो पहले वेपर बन के निकल आएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया जियोट्रॉप मिक्सचर, ठीक है, जिसका डिस्टिलेशन हो सके। अब ये समझ में आया तो इजीली आपको एजियोट्रॉप मिक्सचर समझ में आ जाएगा। देखो डेफिनेशन यहां से ही लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन which have same composition in liquid phase and gaseous phase, and component of this solution can be separated by fractional distillation, can be separated by fractional distillation। तो इसका उल्टा हो गया, क्या लिखा है? have same composition in liquid as well as in gaseous phase and cannot be separated by fractional distillation। ठीक है, देखते हैं।
यहाँ पे इथेनॉल, ये इथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन सपोज 0.4 है और यहाँ पे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.6 है। कौन से फेज़ में? लिक्विड फेज़ में। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पे जो भी वेपर है इथेनॉल की भी है और किसकी है? वाटर की भी है। तो वेपर फेज़ में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन Y2 भी 0.6 ही है और वाटर का मोल फ्रैक्शन Y1 भी 0.4 ही है। तो देखो क्या हुआ, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज 0.6 0.4, कंपोजिशन इन गैसेस फेज 0.6 0.4, ये तो दोनों जगह सेम हो गया। अब इसको अगर आप बॉयल करोगे तो क्या होगा? क्या हम दोनों को सेपरेट कर सकेंगे? तो कभी नहीं। क्यों कभी नहीं? क्योंकि वेपर फेज में भी कंपोजिशन सेम है, लिक्विड फेज में ही सेम है, तो निकलेगा तो साथ में ही निकलेंगे। अब जब बाहर मिलेगा तब भी आपको 0.6 ही मिलेगा और 0.4 ही मिलेगा। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया एजियोट्रॉप मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर कैसे होते हैं? वो कोई कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। कॉपी करो पहले इतना। ओके। अब टाइप ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। ये मिनिमम वर्ड क्या है और ये मैक्सिमम वर्ड क्या है, ये समझना है, तब हमें ये दोनों समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बाइनरी सॉल्यूशन which shows large positive deviation from Raoult's law. Binary solution which shows large positive deviation from Raoult's law is minimum boiling azeotrope. ठीक है, डेफिनेशन समझने की ट्राई करते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिवीजन तो बताए लेकिन लार्ज पॉजिटिव डिवीजन, मीनिंग समझते हैं। देखो ये हमारा ग्राफ था, इस तरह से था और ये होता था सॉल्यूशन, ये आइडियल कंडीशन है। अब अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो लार्ज पॉजिटिव डिवीजन, मतलब लार्ज यानी लार्ज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिवीजन बताए, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन इस टाइप के होंगे। फिर भी ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग क्यों लिखा है? तो देखो लार्ज पॉजिटिव डिवीजन, इसका मतलब वेपर प्रेशर कैसा होगा? वेपर प्रेशर कैसा होगा? बहुत ज़्यादा। अब देखो ये पॉइंट पे, ये ग्राफ पे एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। समझो बराबर, ये जो भी पॉइंट है वहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि वहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, वो प्योर कंपोनेंट से भी, देखो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता। अब याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका मतलब वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
तो ये एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ऐसा कंपोजिशन मिलेगा, दोनों का एक ऐसा कंपोजिशन मिलेगा जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लोअर यानी कि मिनिमम हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन के जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है उसी को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो एक ऐसी कंपोजिशन मिलेगी दोनों की, यहाँ पे x1 होता था, यहाँ पे x2, याद करो दोनों का एक ऐसा, वो ऐसा है नहीं कि वो बीच में ही हो, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसी कंपोजिशन मिलेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, तब उसी को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मतलब ऐसे तो लिखेंगे दिस सॉल्यूशन, दिस मिक्सचर, दिस सॉल्यूशन have lower boiling point than individual boiling point of both the component, देखो क्या लिखा है मैंने, ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, किससे, दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इथेनॉल 95.5%, वाटर 4.5%, दोनों को मिक्स कर दो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 होता है, वाटर का 337, लेकिन दोनों से मिलने वाला जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 351.51 है, 513 से कम होता है। इसका मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है, यानी मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो बात क्लियर होनी चाहिए, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मतलब विच शोज लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और उसके बाद ये ऐसा एक कंपोजिशन है जहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, वेपर प्रेशर, यानी मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। सिंपल बाइनरी सॉल्यूशन विच शोज लार्ज, वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law is maximum boiling azeotrope mixture। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, which shows large negative deviation। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसा होता है, आइडियल ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब होगा क्या, ये हमारा P1 नॉट होता था, ये P2 नॉट होता था। लार्ज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ, और इस तरह से होगा। तो ये जो भी ग्राफ मिल रहा है वो हमारे सॉल्यूशन का है। वहाँ पे आप देखो कहीं पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम वेपर प्रेशर मिला। अभी देखा हमने बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो ये जो भी कंपोजिशन मिलेगा उस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो दिस सॉल्यूशन हैव लार्जर, या तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज बॉइलिंग पॉइंट देन इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट। तो लिखेंगे दिस सॉल्यूशन हैव large boiling point then individual
individual boiling point of both component। और इसका एक एग्जांपल क्या है देखो, 68% HNO3 प्लस 32% वाटर, दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन बनाया। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन, वाटर का 373, लेकिन दोनों को मिक्स करने से बनने वाला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखो ना कितना है, 393, जो कि दोनों से लार्ज है। तो ये सॉल्यूशन हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजिडोप। तो बात क्लियर होनी चाहिए कि मिनिमम बॉइलिंग का मतलब कब होता है मिनिमम बॉइलिंग, जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट कब मैक्सिमम होता है, जब वेपर प्रेशर लोअर होगा। मतलब लोअर मतलब वो लार्ज नेगेटिव, यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एजिट्रोपिक मिक्सचर।